कभी हंसी कभी आंसू तो कभी जिंदगी की बात। हर मंच पे बिखरे हैं जज्बातों के जज्बात। किरदारों में छुपा है सच का आईना। RM फ्री पर रंगमंच की आवाज। चलिए मिलकर रंगों की सोच रचते हैं। थिएटर बेस्ड प्रोग्राम रंगमंच की आवाज। रंगमंच की आवाज। सभी को पूजा का प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। घड़ी मिलाते चलिए, इस समय दोपहर के 2:05 हो चुके हैं। रंगमंच की आवाज़ में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। और कहा जाता है रंगमंच एक आईना है जहां किरदारों के ज़रिए हम अपनी ही ज़िंदगी के सच को पहचानते हैं। यहाँ हर संवाद, हर भाव दिल को छुपे रंगों को सामने लाता है, कभी हंसी में कभी आंसुओं में, पर हमेशा हमें अपने असली चेहरे के रूबरू कराता है। ये है रंगमंच की आवाज़। और आज हमारे इस रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजशेखर जी, जो ICCR चेयर MGI में है। उसको हम नमस्कार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको राजशेखर जी। जी नमस्कार। और हमसे जो भी श्रोतागण और दर्शक जुड़े हैं उन सभी का मैं इस मन से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे साथ एक और मेहमान हैं श्री विश्वानंद पतिया जी, संस्कृत लेक्चरर हैं MGI में, उनके प्राध्यापक जी हैं। उनका भी हम तहे दिल से जो है स्वागत करते हैं। नमस्कार आपको। नमस्ते पूजा और नमस्ते प्रोफेसर राज। आप दोनों का रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। राजशेखर जी, आप हमें ये बताएं कि आपके लिए नाटक क्या है। पहले नाटक कैसे हुआ करते थे? मेरे लिए नाटक जो है एक पृथ्वी के समान है और मैं समझता हूँ कि पृथ्वी जो है एक रंगमंच है जी। और जहाँ मनुष्य नहीं बल्कि पूरे जीव जंतु भी जो है यहाँ पैदा लेते हैं और अपना अभिनय करते हैं और मृत्यु के बाद अपनी छाप छोड़कर चले जाते हैं। जब पुस्तकें नहीं थी तब भी नाटक थे। हम रामलीला खेला करते थे, कृष्ण लीला खेला करते थे। बहुत सारे ऐसे लोक नाटक थे जिसे हम रंगमंच पर अपनी अपनी भूमिका निभाते थे जी। और वो जो एक मंच था उसके द्वारा हम लोगों को जागरूक करते थे, उन्हें हम संस्कारित करते थे। सभी तरह के जो 16 संस्कार हैं उससे हम उन्हें परिचित कराते थे और कहीं न कहीं हम उनका एक आदर्श व्यक्तित्व बनाते थे जी। तो जब मैंने एक बड़े पटल के माध्यम से आपको बताया कि पृथ्वी जो है एक रंगमंच है और हम यहाँ पैदा होते हैं और अपनी अपनी भूमिका निभाकर चले जाते हैं, तो अपने जीवन की जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को कई बार हम रंगमंच पर लेकर आते हैं और फिर हम वहाँ पर उसे प्रस्तुत करते हैं और जो दर्शक गण होते हैं उससे जो है अपने आप को आत्मसात करते हैं, जिसे कहते हैं साधारणीकरण की प्रक्रिया। तो उसमें होता क्या है कि जब नायक और नायिका जब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं तो जो दर्शक गण होते हैं वह महसूस करने लगते हैं। मान लीजिए कि राम एक नायक के रूप में है और माता सीता भी जो है वहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, तो देखेंगे कि धीरे धीरे दर्शक जो है उनसे अपने आप को जो है जोड़ लेते हैं। और यदि बहुत ही गंभीर विषय है या कोई गंभीर जो है वहाँ पर दृश्य का चित्रण हो रहा है तो दर्शक भी जो है गंभीर हो जाएंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि कोई हास्य नाट्य की प्रस्तुति हो रही है तो वहाँ पर जब जो नायक है नायिका है जब वहाँ पर एक हास्य वातावरण बनता है तो हम उससे अपने आप को जोड़ते हैं और जब हम उससे अपने आप को जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हैं जो दर्शकों के अंदर समाहित होती जाती हैं और हम अपने आप को जोड़ते हैं। तो कई बार क्या होता है जिसको हम कहते हैं कि जैसे बहुत इमोशनल सीन है, जैसे फिल्में हैं, तो उसको जब हम देखते हैं तो हम रोने भी लगते हैं और गंभीर हो जाते हैं। और यदि कहीं पर वीरता का जो है सीन चल रहा है और विलेन की पिटाई हो रही है और हीरो जो है उसे पीट रहा है तो हमारा भी जो है एक उत्साह बढ़ जाता है और हमारे भी अंदर ही अंदर जो है हाथ पैर चलने लगते हैं जी। तो ये जो नाटक का जो हमारे मानसिक पटल पर जो प्रभाव पड़ता है वो कहीं न कहीं वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जब नाटक देखते हैं, जैसे प्लेटो थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे, तो प्लेटो कहते थे कि नहीं ये नाट्य मंच नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन
जो अरस्तु थे, जो उनके शिष्य थे, वो कहते थे नहीं, ये एक विरेचन है, ये जो हमारे मन के अंदर जो कुंठा है, क्रोध है, जो हास्य है, ये इन सभी चीज़ों का जो है विरेचन होता है, इलाज होता है। तो ये जो दृश्य जो हम देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखेंगे क्रमबद्ध ढंग से जो है नाटक ने जो है मनुष्य को आदर्श बनाने में, सभ्य बनाने में और उसे इस समाज में रहने लायक बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अभी तो हम नाटक गद्य रूप में देखते हैं, पहले जो नाटक होते थे पद्य रूप में होते थे, काव्यात्मक रूप में होते थे। और सबको पता है कि कालिदास इतने बड़े जो है नाटककार हुए, जिनकी तुलना जो है पूरे यूरोप में किसी से भी लेखक से नहीं की जा सकती। अद्भुत अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऐसी अद्भुत रचनाएं जो कि जब ब्रिटिश भारत में आए और जब अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद उन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में किया, पूरा यूरोप परिचित होता है। कहते अच्छा, इतने बड़े नाटककार भारत में थे। और हमारे बीच जो है, मैं आपको बता दूं कि गुरु बिस्वा भी हैं, जो संस्कृत के बहुत ही अच्छे आचार्य हैं, और हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से नाटक में जो है जो रस सिद्धांत होते हैं, किस तरह से रंगमंच पर हम नाटक प्रस्तुत करते हैं, इन सभी पर वे भी थोड़ा प्रकाश डालें। तो विश्वानंद जी, आपका हम फिर से स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। तो जैसे राजशेखर जी ने कहा है अभी कि नाटक में अनेक प्रकार के रस हैं, भय भी हैं और हम क्रोध भी करते हैं। तो जो भी हम देखते हैं मंच पर, उसका प्रभाव सीधा हमारे अपने जीवन पर पड़ता है। तो आज का जो है मॉरिशस में नाटक का क्या भविष्य है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका पूजा जी। और जैसे मैं कहूँगा, अभी अभी प्रोफेसर राज ने इस पर चर्चा की, तो भरत मुनि से नाट्य शास्त्र का सूत्रपात हुआ। बिल्कुल। और वहाँ से हम देखते हैं नाटक ने एक अच्छा ही बहुत सुंदर चित्र के सामने हमारे समक्ष उपस्थित हुआ है नाटक। और नाटक के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं अपने जीवन में। पहले के ज़माने में तो मान लीजिए 2-3 पात्रों को हम खड़ा करके और नाटक का मंचन कर देते थे, लेकिन बाद में उसको एक बहुत ही अच्छा रूप प्रदान किया गया, जैसे अभी अभी मैंने कहा भरत मुनि के द्वारा। और बहुत ही साहित्यिक दृष्टि से अगर देखें तो उसमें रंगमंच है, इसकी परिभाषा है। अब उसमें वेशभूषा भी आ जाती है, किस प्रकार पात्र कौन सी वेशभूषा धारण करके, कपड़ा धारण करके वो रंगमंच पर उपस्थित होगा, और किस प्रकार से, जैसे आपने अभी भी कहा, मान लीजिए एक योद्धा है, अर्जुन है, श्री कृष्ण है, तो उनकी वेशभूषा कैसी होगी, कपड़े कैसे पहनेंगे, तो उसका सीधा प्रभाव तब श्रोताओं पर, दर्शकों पर पड़ता है। अब मान लीजिए एक कविता है, जैसे जीवन के लक्ष्य को पहचानो, एक कैरेक्टर, एक पात्र, हाँ आशावादी, एक कैरेक्टर बोल रहा है कि जीवन के लक्ष्य को पहचानो। तो ऐसी स्थिति में वीरस की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी अपने रसों की चर्चा की, 9 रसों की। अब मान लीजिए वहाँ पर सीता मैया बैठी हुई हैं अशोक वाटिका में, चिंतित हैं, करुण रस हैं, ठीक है। तो उसके लिए वेशभूषा बहुत आवश्यक है, पहनावा। तो ये सब बातें नाट्यशास्त्र में हैं। और जैसे कि अभी आपने कहा मॉरिशस में इसका भविष्य उज्जवल है या नहीं, तो मैं कहूँगा कि उज्जवल है। अभी बहुत सारी टोलियां हैं मॉरिशस में जो इस पर कार्यरत हैं, और नाटक का मंचन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। अभी एक टोली है वाकवा रंगभूमि, और उसमें हमारे कुछ छात्र हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक नाम मैं लेना चाहूँगा, सितोहल जी हैं, राजेश्वर, वो बहुत आदर्श जी बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। और मेरे ही निर्देशन में उन्होंने 2 नाटक का मंचन किया, एक अतृप्ति और दूसरा रावण लीला। इन 2 शीर्षकों पर नाट्य मंचन हुआ, और वो भी राष्ट्रीय रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर, और बहुत ही अच्छा रहा। दर्शकों को बहुत अच्छा लगा, श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लगा। तो नाटक के लिए हम देखते हैं सबसे पहले पात्रों का चुनाव, पात्रों की आवाज़ में बल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, बुलंद आवाज होनी चाहिए। ये पात्रानुकूलता जैसे बोलते हैं, पात्र के अनुकूल उनकी आवाज होनी चाहिए जी। और पहनावे पर तो मैंने कह दिया। दूसरी बात है विषय वस्तु का चयन बहुत ही आवश्यक है। चाहे जो भी नाटक हम ले रहे हैं, विषय वस्तु के अनुरूप होना चाहिए, तब नाटक में बल होता है, तब नाटक प्रासंगिक
होता है और हमें यह देखना चाहिए कि समाज में किस प्रकार की कुरीतियां हैं या हम क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को। तो उसके आधार पर यदि नाटक हो तब उसका ज़्यादा प्रभाव जनता पर पड़ेगा। इस प्रकार से तो भविष्य उज्जवल है। जी, और मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा कि महात्मा गांधी संस्थान में जो बच्चे हैं, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के बच्चे, उनकी रुचि जो है नुक्कड़ नाटक में बहुत ही ज़्यादा है। और वे प्रत्येक साल हिंदी सप्ताह के समय में नुक्कड़ नाटक खुद लिखते हैं और खुद जो है उसमें अपनी भूमिका भी निभाते हैं और प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही अद्भुत जो है नाटक करते हैं और इस बार भी जो है उन्होंने बहुत ही अच्छा अभिनय किया और जिसकी प्रस्तुति जो है IGCIC के प्लेटफॉर्म पर भी जो है हुई है। तो वे भी बच्चे हमारे जो हैं बहुत ही सक्रिय हैं। और देखिए, नुक्कड़ नाटक की विशेषता यह है कि बच्चे एक ही विषय को लेकर आते हैं और एक ही विषय को विस्तार पूर्वक समझाते हैं अपने अभिनय के द्वारा। देखिए, नुक्कड़ नाटक और सामान्य नाटक में अंतर क्या है? वहाँ पर बच्चे पहनावे पर ध्यान नहीं देते हैं। वो हो सकता है कि एक सामान्य से सा कपड़ा पहनकर आ जाएंगे और किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे, अभिनय करेंगे और जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो नाटक सही रूप से होता है वहाँ पर अभिनय पर ध्यान दिया जाता है, पहनावे पर ध्यान दिया जाता है, कंटेंट पर, और वहाँ पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन नुक्कड़ नाटक जो है वो स्पेसिफिक होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक नुक्कड़ नाटक में हम नशाखोरी के बारे में बात कर रहे हैं, ड्रग्स। ठीक है, तो ऐसा एक टॉपिक लेकर, ऐसा एक विषय लेकर वे आएंगे, प्रस्तुत करेंगे, हो गया। मतलब वे चर्चा करेंगे इस पर कि नशाखोरी करना अच्छी बात नहीं है, जो लोग नशे में होते हैं उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सिर्फ एक ही टॉपिक पर। अब जैसे मान लीजिए मैं एक नाटक लेकर आ रहा हूँ रामायण पर, तो रामायण में राम का पात्र है, सीता है, रावण है। रावण से हम अहंकार सीख रहे हैं, श्री रामचंद्र जी से हम विनय की भावना की सीख ले रहे हैं, और योद्धा वीर हैं, कैसे जीना चाहिए। माँ सीता से हम सीख रहे हैं कि एक माता को कैसी होनी चाहिए, एक पुत्री को कैसी होनी चाहिए। तो देख रहे हैं बहुत सारे विषय आ गए एक नाटक में, लेकिन नुक्कड़ नाटक में सीधा स्पेसिफिक एक कोई विषय होता है। तो ये मेन अंतर है, मुख्य अंतर। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जो रंगमंच पर जो नाटक खेले जाते हैं वहाँ पे तो आपने जैसा कहा कि वेशभूषा है, एक पूरा की वातावरण हम उसमें बनाते हैं। वो कई बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा नुक्कड़ नाटक की तुलना में आसान है। नुक्कड़ नाटक में आपको हाव भाव और अपने शब्दों के द्वारा जो है लोगों को एक ऐसा संदेश देना है जो कि बहुत ही कठिन होता है। जी। क्योंकि आपके पास कोई वेशभूषा उस ढंग से नहीं है। और नुक्कड़ नाटक के बारे में कहते हैं कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर है, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम उसे तैयार करके अधिक से अधिक लोगों तक हम उसे पहुंचा सकते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में जो विश्वविद्यालय के बच्चे होते हैं वे नुक्कड़ नाटक खेलते हैं और वे अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो नुक्कड़ नाटक की बहुत बड़ी भूमिका है। जी हाँ प्रोफेसर, इसीलिए नुक्कड़ नाटक को हम बोलते हैं स्ट्रीट प्ले। जी, स्ट्रीट प्ले। और आपने जैसे कहा अभी नुक्कड़ नाटक किसी ना किसी विषय को लेकर हम आते हैं और प्रस्तुत करते हैं। जी। तो आजकल के जो नौजवान हैं किस प्रकार के, जैसे आपने कहा महात्मा गांधी संस्थान में जो है वो लोग प्रस्तुत भी करते हैं, तो कैसे कैसे विषय लेकर आते हैं? जैसे एक तो मैंने अभी कहा नशाखोरी, दूसरा हो सकता है जैसे, और एक ले सकते हैं मादक द्रव्य, ठीक है, और समाज में और कौन कौन सी समस्याएं, जैसे मान लीजिए आत्महत्या, सुसाइड केसेस बहुत सारे अभी बढ़ रहे हैं। इन सब जटिल समस्याओं को लेकर एक टॉपिक को लेकर वे लोग प्रस्तुत करते हैं। और पारिवारिक समस्याएं, अनबन माता पिता के बीच में, ठीक है, विवाह विच्छेद हो जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे विषयों को लेकर वे लोग नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत। और इसके अतिरिक्त और भी कई विषय होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारी संस्कृति है उसको हम कैसे बचा कर रखें, अपनी भाषा को कैसे हम अपनी पहचान बना कर रखें। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी चुनौती है अपने पर्यावरण की रक्षा करना। तो कई बार प्रदूषण से संबंधित या समुद्र प्रदूषण से संबंधित या अपने स्वच्छता से संबंधित विषयों को लेकर आते हैं, या जैसे कोविड-19 में किस तरह से लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई एक दूसरे की सेवा करने के लिए।
लिए। तो कई ऐसे विभिन्न विषय होते हैं और ये सभी ज्वलंत विषय होते हैं, बहुत ही प्रासंगिक होते हैं और लोगों पर बहुत ही गहरी छाप छोड़ते हैं। जी। तो जैसे आप लोग देख रहे हैं कि रंगमंच की आवाज़ एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम रेडियो पर भी प्रस्तुत कर रहे हैं और जो है दर्शकगण भी जो भी हमें देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि ये केवल एक सवाल जवाब की तरह है, पर असल में नाटक जो है विजुअल है। हाँ, प्रस्तुत करते हैं, लोग देखते हैं, तभी जाकर इसका प्रभाव पड़ता है। पर रेडियो में उसका जो है प्रभाव वो एक अलग भाव देता है, अलग भाव देता है ना। तो इसके ऊपर आप कुछ बताएं तो। देखिए, जैसे वेदों के बारे में कहा गया है, वेद श्रुति हैं। हाँ तो श्रुति परंपरा से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं। जी। श्रवण तो पहले हमें सुनना चाहिए जी। अगर आपका अभिनय अच्छा हो तो सुनने में भी आनंद आता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, पात्रों की आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और संदेशात्मक होना चाहिए। हाँ। तो ये जब भाव हो जाते हैं, आ जाते हैं नाटक में, तो सुनने वाला भी उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी ठीक है। वहाँ पर अभिनय की आवश्यकता नहीं होगी, आप सिर्फ अपनी आवाज़ से उनको मोहित कर सकते हैं। तो यही काम हम करने जा रहे हैं। जी। तो रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं और एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देते हैं कि हमारे मेहमान हैं श्री विश्वानंद पतिया जी और साथ में है डॉक्टर राजशेखर जी। आप दोनों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि नाटक क्या है और नाटक के रूपरेखा, रस और क्या क्या आवश्यक है एक नाटक में, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे एक नाटक से। तो विश्वानंद जी, आप हमें ये बताएं कि ये जो पुस्तक जो है डोडो की, यह कहानी किसकी है, क्यों है और किसके लिए लिखा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप बताएं। जी हाँ पूजा, डोडो और अन्य कहानियाँ, यह प्रोफेसर राज जी की कहानी है जी और यह एक पुस्तक में संकलित है। यह पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की गई है। राष्ट्रीय बाल पुस्तकालय के अंतर्गत छपी इस पुस्तक में 6 कहानियाँ संकलित हैं। ये कहानियाँ भारत और मॉरिशस की जैव विविधता के प्रति बच्चों को जागरूक और संवेदनशील बनाती हैं। इसमें मॉरिशस के डोडो और गुलाबी कबूतर की भी दिलचस्प एवं रोचक कहानियां सम्मिलित हैं। रंग बिरंगे चित्रों और रोचक जानकारियों से सुसज्जित यह पुस्तक अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक है। निस्संदेह यह बाल पुस्तक बच्चों को अपने पर्यावरण और संस्कृति के प्रति जिम्मेदार बनाएगी। और इस कहानी का जो है पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देख रहे हैं हमें, इसके पिक्चर्स भी आप कलरफुल पिक्चर्स भी देख सकते हैं रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में। और इस कहानी का हमने जो है रेडियो पर भी प्रस्तुत की है राजशेखर जी के साथ। लोगों ने भी बहुत सराहना दी और भाग भी लिए, कहानी को भी बहुत पसंद की है। राजशेखर जी, आप इसके बारे में कुछ बताएं, पुस्तक तो आपकी है। जी बिल्कुल। और जब डोडो कहानी हमने रेडियो पर प्रस्तुत की और लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो ज़बरदस्त प्रतिक्रिया थी और उससे प्रभावित होकर मैंने मॉरिशस के जैव विविधता पर और भी कहानियाँ लिखी हैं जो धीरे धीरे मैं दर्शकों के सामने जो है उसे प्रस्तुत करूँगा। और जब आपने मुझे कहा कि डोडो पर ही हम नाट्य प्रस्तुति करेंगे, तो फिर मेरे मन में विचार आया कि क्यों नहीं हम डोडो के ऊपर ही एक नाटक भी जो है लिखें और उसे भी प्रस्तुत करें। क्योंकि डोडो एक कहानी नहीं है, बल्कि डोडो एक शिक्षा है। ऐसी शिक्षा है जिससे हम सबक लेते हैं कि किस तरह से हम अनमोल चीज़ कई बार खो देते हैं। और यह शिक्षा जो है पूरा विश्व ले रहा है जी। और वो इसका प्रयास करता है कि नहीं ऐसी गलती दोबारा ना हो जी। तो इसलिए डोडो महत्वपूर्ण है जी। तो चलिए
इस कहानी को हम एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जी हाँ पूजा, तो डोडो नामक कहानी का नाट्य रूपांतरण अब हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जी। इसका आनंद उठाइए। सबसे पहले इस नाटक में जो पात्र हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, उनका परिचय दूंगा। सर्वप्रथम राघवी, 11 साल की बच्ची जिसे जीव जंतुओं से लगाव है। माँ, राघवी की माँ जो अपनी बेटी को लेकर चिंतित हैं। तब आते हैं पिताजी, राघवी के पिताजी एक जैव पूरा तत्ववेत्ता। तब है चंदू, ये गांव का लड़का है। और उसके बाद है डोडो, एक थुलथुले शरीर वाला पक्षी। तब दादाजी, गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति। वृद्ध व्यक्ति, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बूढ़े व्यक्ति। फिर बच्चों का समूह है और गांव वाले हैं। तो ये रहा परिचय पात्रों का। अब पहला दृश्य जो है इस नाटक का इस प्रकार से है। गेस्ट हाउस के बाहर तो दृश्य यह है। मॉरिशस का एक हरा भरा इलाका, नमी वाला वातावरण, पेड़ों की पत्तियां चटक हरी हैं। छोटी पहाड़ी पर धुएं जैसे बादल मंडरा रहे हैं। राघवी एक सुनहरी तितली के पीछे दौड़ रही है। उसकी माँ उसे पुकारती हैं, आवाज़ लगाकर पुकार रही हैं। राघवी, अभी भोजन करने अंदर चलो, तुम्हारे डैडी बुला रहे हैं, बाद में खेलना। राघवी अपनी माँ को देखकर रुक जाती हैं, लेकिन उसका मन खेलने का है। माँ के साथ गेस्ट हाउस की तरफ चली जाती है। फिर आता है दृश्य दूसरा, लाकोम्बूज समुद्र तट। वहाँ पर लाकोम्बूज समुद्र तट, सफ़ेद रेत और साफ पानी, दूर क्षितिज पर समुद्र और आकाश का मिलन। पास में रॉयल पंप फॉरेस्ट हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं। राघवी और उसकी माँ आ जाती हैं। तब राघवी बोलती है और उसकी आंखों में एक चमक भी है। मम्मा, मैं भी उन बच्चों के साथ खेलूं? सूरज की गर्मी में हम सब खेले और गाए, लहरों से बातें करें, रेत के घर सजाए। सूरज की गर्मी में हम सब खेले और गाए। नीला है सागर, नीला है आसमां, दोस्तों की टोली में खुशियों का है जहां। नीला है सागर, नीला है आसमां, दोस्तों की टोली में खुशियों का है जहां। नन्हे नन्हे हाथों से एक नया जहां बनाए। उड़ती हुई तितलियों के संग हम भी उड़ते जाए। फिर माँ मुस्कुराती हैं और थोड़ी देर के लिए राघवी को खेलने की इजाज़त देती है। राघवी बच्चों के साथ रेत का घर कुंडा बनाने लगती हैं। समय बीतता है। बच्चे खेलते खेलते घने पेड़ों के झुरमुट में चले जाते हैं। राघवी भी उनके पीछे पीछे चली जाती हैं। अब आता है दृश्य 3, डोडो की दुनिया। जंगल के अंदर एक मनमोहक गांव, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी चहचहा रहे हैं। एक पेड़ की शाखा पर इंद्रधनुषी छिपकली बैठी हैं।
चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हैं। एक थुलथुला पक्षी अपने छोटे पंख फैलाए खड़ा है। राघवी इंद्रधनुषी छिपकली को देखकर अपना हाथ बढ़ाती है। छिपकली झट से उसके हाथ पर बैठ जाती है। राघवी आश्चर्य से देखती है। धीरे से, अनजान दोस्त का यहाँ स्वागत है। राघवी चौंक कर पीछे मुड़ती है। इतने बड़े डोडो को देखकर थोड़ी सहम जाती है। राघवी को आश्वस्त करते हुए चंदू बोलता है, यह मेरे मित्र डोडो की दुनिया है। यहाँ मनुष्य और सभी जीव जंतु एक साथ मिलकर रहते हैं। यहाँ पर किसी को किसी से भय नहीं है। राघवी थोड़ी सहज हो जाती है और बोलती है आश्चर्य से, क्या यह हमारी भाषा में भी बोल सकता है? कुछ पक्षी हमारी ध्वनियाँ ही की नकल कर सकते हैं। यह भोजपुरी, हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच और क्रियोल के कुछ शब्दों को बोल सकता है, क्योंकि मॉरिशस के अधिकांश लोग ये भाषा जानते और समझते हैं। तभी एक नन्हा डोडो काएं काएं करता हुआ राघवी के पास उछलने लगता है। एक लड़का उसे देखकर बोलता है, लगता है इनके खाने का समय हो गया। गांव के दादाजी फलों की टोकरी लेकर आते हैं। सभी बच्चे उनके पास दौड़ते हैं। दादाजी, दादाजी। दादाजी राघवी से बात करते हैं, उस नन्हे डोडो को अपनी गोद में उठा लो और यह फल खिलाओ जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। राघवी नन्हे डोडो को गोद में लेकर फल खिलाने लगती है। डोडो फल के साथ बीज भी खा लेता है। राघवी हैरान होती है। अरे, यह तो उसका रोज का काम है। डोडो तो प्रकृति का सबसे बड़ा मित्र है। ये ऊंचे ऊंचे पेड़ इन्हीं के कारण हैं, इसलिए इसे डोडो का पेड़ भी कहते हैं। राघवी उन पेड़ों को गौर से देखती है। इस पेड़ को यहाँ पर लोग टम्बा लाकोक वृक्ष के नाम से जानते हैं। यह एक उष्णकटिबंधीय प्रजाति है। ये पेड़ अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए डोडो पर निर्भर है। इसके कठोर बीजों को अंकुरित होने से पहले डोडो के पाचन तंत्र से गुजरना पड़ता है। डोडो पक्षी के कंठ में घर्षण और पेड़ के एसिड से बीज की सतह टूटनी शुरू हो जाती है। पानी बीज के अंदर प्रवेश कर जाता है, जिससे इनके अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस तरह यह बीज डोडो के पाचन तंत्र से निकलने के बाद अंकुरित होकर एक विशाल पेड़ बनने की राह पर चल पड़ता है। अचानक तेज बारिश होने लगती है। सभी लोग एक झोपड़ी के अंदर शरण लेते हैं। दादी जी दाल पूरी बना रही है। सभी को दाल पूरी देती हुई दादी जी कहती हैं, दाल पूरी खा लो सब। राघवी दाल पूरी खाती है। उसका स्वाद भारत की दाल पूरी से अलग है। दादाजी राघवी को डोडो के अंडे दिखाते हैं और दादाजी कहते हैं, 15 दिन के बाद उससे बच्चे बाहर आ जाएंगे। 1 सप्ताह का बच्चा भी दिखता है, जिसे उसकी माँ खाना खिला रही है। बारिश रुक जाती है।
कैसी है ये जगह, रंगों में डूबी हुई हर एक हवा, पक्षी है गाते, फूल है मुस्काते, ना कोई दिल है यहाँ, सब है गुनगुनाते। प्यारे प्यारे डोरो उछल रहे हैं, लगता है जैसे कोई सपना सच हो रहा है। चहचहाहट में संगीत है, हवा में जादू है, इस नई दुनिया से दिल मेरा हो। डोरों की दुनिया हो, कितनी है प्यारी। अब आता है दृश्य 4, गेस्ट हाउस में वापसी। रॉयल पाल्म फॉरेस्ट के बाहर राघवी की माँ इंतज़ार कर रही हैं। राघवी दौड़कर उसके पास जाती हैं। कड़े शब्दों में माँ बोल रही है, राघवी, इस तरह आंखों से ओझल हो जाना सही नहीं है। आगे से ऐसा ना हो सका, ख्याल रखना। राघवी को अपनी गलती का एहसास होता है। वे दोनों गेस्ट हाउस लौट आती हैं। गेस्ट हाउस का कमरा, पिताजी बिखरा हुआ सामान समेट रहे हैं। राघवी और उसकी माँ को देखते हुए पिताजी बोलते हैं, अभी हमारे पास 2 दिन और बचे हैं। अब तुम लोग मुझे कल से मॉरिशस की सैर कराओगी। राघवी की नज़र मेज़ पर रखी कुछ तस्वीरों पर पड़ती हैं। तस्वीरों को देखते हुए राघवी बोलती हैं, डैडी, आपने डोडो की यह तस्वीर कब खींची? मैंने ये तस्वीरें नहीं खींची हैं राघवी, इसे तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तैयार किया है। राघवी, अब कोई भी इसकी तस्वीर नहीं खींच सकता क्योंकि अब वे इस संसार में नहीं हैं। बेटा, उसे अंतिम बार इस टापू पर 1681 में देखा गया था। पूरे विश्वास के साथ राघवी बोलती हैं, लेकिन मैंने तो आज ही इन पक्षियों के साथ खेला है और इन्हें खाना भी खिलाया है। और मुस्कुराते हुए, नहीं बेटा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। एकदम आश्वस्त होकर राघवी बोलती हैं, ठीक है, कल सुबह आपको वहाँ ले जाऊंगी। आप भी डोडो को नज़दीक से देख सकते हैं। अच्छा। अब आता है दृश्य 5, मिथक और वास्तविकता। अगले दिन रॉयल पाल्म फॉरेस्ट, वही जगह जहां गांव था, लेकिन गांव और पक्षी गायब हैं। कुछ पर्यटक घूम रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है। वृद्ध व्यक्ति से राघवी बोल रही है, दादाजी, यहाँ एक गांव था जिसमें लोगों के साथ डोडो भी रहते थे। हाँ बिटिया, ऐसा तो मैंने भी किस्से कहानियों में सुना है कि यहाँ पहले डोडो रहते थे, लेकिन आज के समय में तो वे डोडो एक मिथक बनकर रह गए हैं। सफाई देते हुए राघवी ने कहा, नहीं दादाजी, पास के गांव में अभी भी कुछ लोगों ने डोडो को संभाल कर रखा है। वृद्ध व्यक्ति राघवी की बात सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगता है। राघवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिताजी उसे संभालते हुए प्यार से बोलते हैं, नहीं राघवी बेटा, इसमें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी पृथ्वी की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। हमें यह जानने की जरूरत है कि पृथ्वी केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए भी है। यदि जीव जंतु नहीं रहेंगे तो इस धरती का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाएगा बेटा।
संभव है कि उनकी अनुपस्थिति में मनुष्यों का भी विनाश हो जाए। जिज्ञासा भाव से राघवी पूछती हैं, इतने प्यारे डोडो के साथ आखिर क्या हुआ था डैडी? कहानी लंबी और दर्दनाक है राघवी। इस टापू के निर्माण के साथ साथ निकोबार से कुछ कबूतर हजारों साल पहले यहाँ आए और इस निर्जन टापू के स्वामी बन बैठे। उन्हें न किसी से भय था और न ही किसी से अस्तित्व का खतरा। यहाँ उनका एकटक साम्राज्य और खाने के लिए इतना सब कुछ था। समय के साथ साथ उनके वंशज धीरे धीरे बड़े, भारी और मोटे हो गए। उनकी चोंच बड़ी हो गई, उनके पंख छोटे होते गए, वे उड़ने में असमर्थ हो गए। वे जमीन पर ही घोंसले बनाने लगे और उसमें मात्र एक अंडे देने लगे। 1598 ईस्वी में उनका सामना मनुष्यों से हुआ, जिसके पश्चात उनका जीवन प्रभावित हुआ। डोडो उन घुसपैठियों से डरते नहीं थे। वे निडर और भोले थे। उड़ने में असक्षम होने के कारण वे मनुष्यों के शिकार बने। उनके साथ आए चूहा, बिल्ली, सूअर और बंदरों ने भी उनका और उनके अंडों का शिकार किया। कीमती लकड़ी प्राप्त करने की चाहत में लोगों के द्वारा असंख्य वृक्ष काटे गए। उनका घर तहस नहस हो गया। बदलते पारिस्थितिकी तंत्र और मानव व्यवहार की जटिल घटनाओं ने उनका विलुप्त होना सुनिश्चित कर दिया। मनुष्य की दखलंदाजी के कारण 100 वर्ष से भी कम समय में वे विलुप्त हो गए। जी, यह तो बहुत बुरा हुआ डैडी। पारिस्थितिक तंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाता है? लाइन फ्री। मैं ही ले लेती। मनुष्य की दखलंदाजी के कारण 100 वर्ष से कम समय में ही वे विलुप्त हो गए, ऐसा पिताजी ने कहा। जी। फिर दुखी होकर राघवी बोलती हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ डैडी। पारिस्थितिक तंत्र को कैसे नुकसान पहुंचाता है? जब हम प्रकृति का दोहन करते हैं तब इस तंत्र को नुकसान पहुंचता है। इस पृथ्वी पर मनुष्य, जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का विकास क्रम एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी एक का विनाश हो जाए तो पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंच सकता है। एक समय डोडो और तंबालाकोक वृक्ष के एक दूसरे से संबंध थे। डोडो के विलुप्त होने के साथ ये पेड़ भी विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए। अब कुछ ही पेड़ इस टापू पर बचे हैं, जिनकी आयु लगभग 350 वर्ष के आसपास है। डोडो की समाप्ति के बाद नए
पेड़ों के विकसित होने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। इनके बीज समान परिस्थितियों में अंकुरित नहीं हो सकते। कुछ विशेषज्ञों ने इस बीज के अंकुरन के लिए डोडो की जगह जंगली टर्की का चुनाव किया। उन्हें 17 तंबालाको फल जबरदस्ती खिलाए गए, जिसमें 7 फलों को पक्षी ने कंठ ने कुचल दिया। शेष 10 बीज पक्षी की उल्टी या मल के साथ बाहर निकल गए। उन बीजों को रोपा गया तो उनमें से 3 अंकुरित हुए। इस तरह से पेड़ों की आबादी को बचाने में विशेषज्ञों को कुछ हद तक कामयाबी मिली है। संभव है कि इन पेड़ों को बचा लिया जाए और डोडो के खोने का दुख कम हो सके। राघवी बोलती है, क्या यहाँ के लोग जागरूक हुए हैं डैडी? बिल्कुल, मॉरिशस के लोगों ने जैव विविधता के महत्व को समझा है। अब यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में डोडो का शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ के रुपयों पर वाटरमार्क के रूप में, आवर्जन फॉर्म की पृष्ठभूमि पर तथा अन्य उत्पादों पर डोडो को चिन्हित किया जाता है। मॉरिशस के शस्त्रागार ध्वज पर भी जो राज चिन्ह है उसमें डोडो का चित्र मौजूद है। डोडो के विलुप्त होने की घटना उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अन्य जीवों को सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है। आज यहाँ कई विलुप्त होते जीवों को संरक्षण देकर बचाया जा रहा है। तब आता है राघवी खुश होकर, यह तो बड़े गर्व की बात है डैडी। अब मैं भी इन जीवों को पालतू बनाने की जिद नहीं करूंगी। बिल्कुल समझदारी वाली बात तुमने कही बिटिया। इसी तरह की समझदारी दिखाकर और पृथ्वी के प्रति संवेदनशील बनकर हम उसे सुरक्षित रख सकते हैं। अब आता है दृश्य 6, एक रहस्यमयी पंख। हवाई जहाज के अंदर राघवी एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड पढ़ रही हैं। उसके पास एक पंख है। पिताजी उसे देखकर पूछते हैं, यह पंख तुम्हारे पास कहाँ से आया बेटा? यह तो डोडो का पंख है। मुस्कुराती हुई राघवी बोलती है, डैडी यह पंख तो मुझे उसी जंगल में मिला था। राघवी उस पंख को अपनी पुस्तक के पन्नों में दबा देती है। पिताजी आश्चर्य और संतोष के भाव से उसे देखते हैं और पर्दा धीरे धीरे गिरता है। और लाइन 4। क्यों चले गए तुम छोड़ कर ये जहां, अब ना देखोगे तुम, खो गए तुम कहाँ। क्या गुनाह था तुम्हारा जो मिली ये सजा, क्यों छीन ली गई तुमसे खुशियों की हर रजा। वो गाना, वो दाना, वो मीठी बातें क्यों बन गई सिर्फ भूली बिसरी यादें। पंख तुम्हारा छूकर लगता था तुम यही हो, पर अब तो तुम बस तस्वीरों
रंगमंच की आवाज़ कार्यक्रम में हमने अभी डोडो की कहानी की प्रस्तुति की है और आशा है आप सभी को पसंद आए होंगे। और अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से राजशेखर जी? जी, मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि आपने देखा कि इस नाटक में अंतिम में जो राघवी है उसके पास डोडो का एक पंख है जो वो किताब के पन्नों के बीच में छुपा कर रखती है। तो इससे यह हमें समझ में आता है कि इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर जो है कुछ भी नश्वर नहीं है, कुछ भी नष्ट होने वाला नहीं, यादें रह जाती हैं और वही यादें समेट कर जो है वो आगे बढ़ती है। तो क्या कहते हैं गुरु विश्वा इस संबंध में आप? इसी प्रकार जैसे आपने कहा कि सृष्टि में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, पता है आप लोगों को कि वैज्ञानिक इस पर खोज कार्य कर रहे हैं कि हमारी जो आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, जैसे पहले ऋषियों की आवाज़ थी, अब उस पर खोज कार्य किया जा रहा है। ऐसा उनका मानना है कि आवाज़ कभी समाप्त नहीं होती है। उसी प्रकार यादें भी, अच्छी यादें जो हैं वो स्वीट मेमोरीज जिसे बोलते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। जी। तो हमारी यादों में डोडो हैं जी, उसके चित्र हैं, अभी अभी आपने सुंदर सुंदर चित्र देखे जी, वो कल्पना लोक में भी हैं लेकिन हमारी यादों में भी हैं और हमेशा रहेंगी। जब तक मॉरिशस हैं, हम लोग हैं, तब तक डोडो हमेशा हमारी यादों में सुरक्षित जिंदा रहेगा। जी। तो आप देख सकते हैं कि केवल मॉरिशस में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है डोडो जो है एक ऐसे प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने आता है कि किस तरह से यह दर्शाता है कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इसके बीच हमारा एक रिश्ता है। उस रिश्ते को हम नहीं खत्म करें। इसीलिए कहा जाता है वसुंधैव कुटुंबकम। इस वसुधा में पाए जाने वाले सभी जीव, सभी प्राणी हमारे बंधु हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। तो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम उनकी सुरक्षा करें। अब जो भी हमारे साथ हैं उनकी देखभाल करें और उन्हें हम बचा कर रखें। और जितने भी प्राकृतिक जीव हैं हम उनको अपने मित्र के समान, अपने दोस्त के समान माने और इस प्रकार से एक संतुलन बना रहेगा हमारी पूरे संसार। जी। और आपको गुरु विश्वा, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि मॉरिशस में आप जो जंगल देखते हैं, ये ऊंचे ऊंचे जो पर्वत देखते हैं, क्या आप उस पर जाकर कभी पेड़ लगाए हैं? नहीं। हाँ, यहाँ कौन लगाते हैं? ये यही पक्षी, ये पक्षी लगाते हैं, ये जीव जंतु लगाते हैं, एकदम सही कहा, वे बीज फैलाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना चाहिए। चलिए, इसी के साथ आप दोनों को तहे दिल से हम धन्यवाद कहेंगे और इस कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। सभी को प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जी, नमस्कार। नमस्कार।